साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा की हमारी एक कक्षा इससे पूर्व हो चुकी है। इसमें हमने संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं और एक संज्ञा का भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़ भी लिया। आज हम उसके आगे जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा भी पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जातिवाचक संज्ञा देखें, वे शब्द जो एक जैसे गुण वाले अनेक व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं, प्राणियों का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखेंगे, वैसे हमने जातिवाचक की कुछ बात व्यक्तिवाचक के साथ भी की, यानी यदि कोई विशेष अर्थ में आता है तो वो होता है व्यक्तिवाचक, और यदि वो बहुत सारों के अर्थ में चला जाता है तो जातिवाचक बन जाता है। हम बोलते हैं राम तो व्यक्तिवाचक, हमने कहा लड़का जातिवाचक, लड़का बहुत सारों के अर्थ में आता है। हमने बोला जैसे अरावली तो अरावली एक पर्वतमाला हो गई, लेकिन हमने बोला पहाड़, पर्वत तो बहुत सारों के अर्थ में आ गया। हमने कहा चंबल तो नदी का नाम है, लेकिन हमने कहा गंगा, तो भी नदी का नाम, लेकिन हमने कहा नदी तो फिर क्या हुआ, यह नदी शब्द क्या हो गया, जातिवाचक हो गया, कॉमन हो गया, सामान्यतः सबके लिए प्रयुक्त में होता है। इसीलिए हम जातिवाचक संज्ञा जो होती है उसका जो अंग्रेजी नाम होता है वो होता है कॉमन नाउन, कॉमन होती है, सबके लिए आता है। इसमें देखेंगे, वे शब्द जो एक जैसे गुण वाले अनेक व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं, प्राणियों का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमने कहा लड़का तो लड़का शब्द में क्या हो जाएगा, एक जैसे गुण वाले बहुत सारे होते हैं, तो लड़का क्या है, जातिवाचक होता है। ऐसे ही देखें तो इसमें देखो लड़का, इसके बाद में शहर, शहर भी क्या है, जातिवाचक, बहुत सारे शहर हैं। गांव, गांव भी बहुत सारे हैं, मेरा भी गांव है, आपका भी गांव है, वो सब क्या है, अपने दोस्तों का भी गांव है, वो सब क्या है, बहुत सारे गांव हैं। इसका मतलब जातिवाचक। अब गांव का हम नाम लें यदि कोई तो फिर वो व्यक्तिवाचक होता है। इस तरह देखो पुस्तक, पुस्तक जातिवाचक होता है, लेकिन पुस्तक का नाम यदि लेते हैं हम कि ये विशेष पुस्तक है तो फिर वो जातिवाचक। अभी हम बात कर रहे थे रामचरितमानस, रामायण, गीता, कुरान, ये सब पुस्तकों के नाम थे, तो वो क्या थे, जातिवाचक थे, व्यक्तिवाचक थे। लेकिन खाली यूँ बोले पुस्तक तो फिर वो जातिवाचक है। गाय, गाय भी बहुत सारी होती हैं, एक जैसी गुण वाली होती हैं, हम देखते रहते हैं, किसी रोड पे हमें घूमती मिलती है, किसी घर में बंधी हुई मिलती है, तो क्या है, एक जैसी होती हैं, चार पैर होते हैं, तो ये सब क्या सामान्य विशेषताएं हैं उनकी, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा होती है। अब देखो जातिवाचक में और क्या, जैसे मनुष्य वर्ग में जातिवाचक क्या क्या हो सकता है, इंसान बोलते हैं हम, आदमी, स्त्री, औरत, नारी, पुरुष आदि, ये सब क्या हैं, ये जातिवाचक हैं, क्योंकि ये आदमी भी हम सभी के लिए प्रयुक्त लेते हैं, बहुत सारों के लिए प्रयुक्त लेते हैं, स्त्री भी बहुत सारों के लिए प्रयुक्त लेते हैं, मतलब बहुत एक जैसे गुण वाले बहुत सारे व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए, इनके लिए प्रयुक्त होता है तो जातिवाचक होता है। मनुष्यगत प्राणी वर्ग में जैसे गाय, घोड़ा, कुत्ता, ये सब क्या हैं, ये भी जातिवाचक है। लेकिन कुत्ता जैसे शब्द आया, गाय शब्द आया, घोड़ा शब्द आया, ये तो जातिवाचक हैं, लेकिन यदि इनके भी नाम निकाल दिए जाएं तो फिर वो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे हम घोड़ा शब्द जातिवाचक है, लेकिन हमने अगर नाम ले लिया चेतक तो फिर चेतक क्या हो गया, वो व्यक्तिवाचक हो गया। ये ध्यान रखने की बात है। गाय है जैसे, अब गाय तो जातिवाचक है, लेकिन गाय की जगह हमने ऐसे नाम ले दिया कि गोरा, गाय की जगह हमने नाम ले लिया कामधेनु, गाय की जगह नाम ले लिया नंदिनी, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। जैसे कुत्ता है, अब कुत्ता क्या होता है, जातिवाचक होता है, लेकिन कुत्ते का भी हमने कोई जैसे नाम निकाल दिया, मोती, जेकी, ऐसे कुछ भी नाम निकाल सकते हैं हम, तो वो सब भी क्या होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक बन, ये सब व्यक्तिवाचक हैं, इनके नाम जो हैं ये व्यक्तिवाचक हैं और ये सब जातिवाचक। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यानी ये कुत्ता, घोड़ा, गाय, बिल्ली, ये सब तो क्या हैं, जातिवाचक है, लेकिन इनके भी नाम निकाल दें। जैसे महादेवी वर्मा थी, वो अपने पास बहुत सारे पशु पक्षी रखती थी, उनके नाम निकाल रखे थे उसने, सब व्यक्तिवाचक हो गए। ठीक है। पुस्तक वर्ग, वस्तु वर्ग में जैसे वस्तुएं होती हैं, जैसे पुस्तक भी वस्तु है, दूध भी है, साबुन भी है, आदि बहुत सारी चीज़ें जो कॉमन होती है, सब घरों में होती हैं, सब दुकानों पे मिलती हैं, वो सब जातिवाचक हैं।
फल सब्जियों में जैसे आम, केला, आलू, गोभी, कुछ भी हमारे पास सब्जी फल बहुत सारे होते हैं। उस दुकान पे भी हमने आलू देखे, दूसरी पे भी देखे, एक जैसे सामान्य विशेषता होती हैं, तो ये सब जातिवाचक ही हैं। इस तरह स्थान में जैसे पहाड़ है, अब अपने यहाँ भी जहाँ मैं क्लास दे रहा हूँ उसके आसपास भी पहाड़ हैं, आपके गाँव में भी होंगे, दूसरे गाँव में भी होंगे, सब जगह पहाड़ होते हैं। सामान्य विशेषता नदी है, शहर है, गाँव है, ये सब स्थान होते हैं और ये सामान्य होते हैं, कॉमन होते हैं। विभिन्न जातियाँ जैसे ब्राह्मण है, राजपूत है, जाट है आदि और भी अन्य सभी जातियाँ हैं, तो ये सब क्या हैं, जातिवाचक हैं। जातियाँ तो जातिवाचक हैं ही। वर्ग समूह में जैसे नेता है, पंडित है, शिक्षक है, खिलाड़ी है, और भी इसके अलावा बहुत सारे जैसे दुकानदार है, पुलिसमैन हैं, मतलब बहुत सारे एक जैसे वाले, डॉक्टर हैं, तो ये सब क्या हैं, जातिवाचक होते हैं। एक जैसे गुण वाले बहुत सारे होते हैं, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा की सब विशेषताएं थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे, है ना। मनुष्य वर्ग है, प्राणी वर्ग है, वस्तु वर्ग, फल सब्जी, स्थान, विभिन्न जातियाँ, वर्ग समूह, ये सब इसमें आते हैं। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के जो भेद होते हैं उसकी बात करें। केवल भेद यहाँ जातिवाचक के ही हैं और किसी के नहीं हैं। तो जातिवाचक के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इससे पिछली कक्षा में भी हमने भेद में इसकी बात की थी। द्रव्य का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, यानी किसी पदार्थ विशेष के लिए प्रयुक्त जो संज्ञा होती है वो द्रव्यवाचक कहलाती है। जिन शब्दों के द्वारा किसी पदार्थ का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम द्रव्यवाचक कहते हैं। हालांकि द्रव्यवाचक किसका भेद है? जातिवाचक का भेद है। इसमें क्या आएगा? जैसे इन वस्तुओं को नापा तोला जा सकता है, ये है जैसे सोना है, चांदी है, लकड़ी है, तांबा है, पीतल है, पत्थर है, ऊन है, दूध है, पानी, ये सब क्या है? ये द्रव्य हैं, पदार्थ है कोई ना कोई, तो द्रव्यवाचक हैं। ये सोना, ये पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों इसके अंतर्गत आएंगे। थोड़ा सामान्य विशेषता है, आइडिया लगाएंगे इसमें। साथियों एक जो ध्यान रखने की बात जो है, किसी परीक्षा में ऐसा आया, और विशेषकर ये 2011 और 2012 की जो तृतीय श्रेणी जो अध्यापक भर्ती परीक्षा थी, जो टेट की परीक्षा के बाद लगती थी, उसमें प्रश्न काफ़ी सारे व्याकरण के प्रश्न जो हिंदी विषय से जिन्होंने दिया लेवल 2, उनके लिए उनके पेपर में बहुत सारे प्रश्न ऐसे बने। जैसे आपके पास ऑप्शन दे दिया सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये क्या है, किस प्रकार की संज्ञा है। एक ऑप्शन था द्रव्यवाचक और एक ऑप्शन व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक, एक भाववाचक। तो यहाँ गलती कुछ विद्यार्थी इसको जातिवाचक कर बैठे। उसने सोचा कि ये तो जातिवाचक है, लेकिन नहीं। अगर द्रव्यवाचक आपके पास ऑप्शन में है तो आप द्रव्यवाचक ही करेंगे, कि विशेषकर द्रव्यवाचक में ही ये आते हैं। द्रव्यवाचक दे रखा है, आपको द्रव्यवाचक ही करना है। लेकिन यदि द्रव्यवाचक उसमें नहीं है तो फिर आपको उस स्थिति में जातिवाचक करना है, और द्रव्यवाचक और जातिवाचक दोनों हैं तो आपको द्रव्यवाचक ही करना है, जातिवाचक बिल्कुल भी नहीं करना। और जिन्होंने भी किया उनका गलत हुआ, और आगे भी आप लोग भी इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये सब क्या है? द्रव्यवाचक है। इसके लिए समूह है या समुदायवाचक जो है, इसमें जिन शब्दों के द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक कहते हैं। इसमें देखो टीम है, जैसे दल, अब दल में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, झुंड में बहुत सारे लोग होते हैं, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, मंडली में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, मंडल या मंडली जो भी है, समाज में होते हैं बहुत सारे, गोष्ठी, भीड़, परिवार, गुच्छा, ये सब जो हैं इनमें क्या है? एक से ज़्यादा व्यक्तियों के समूह होते हैं। एक से ज़्यादा व्यक्ति यदि इनमें आते हैं तो ही ये क्या बन पाता है? समूह बन पाता है। इसलिए समूहवाचक भेद के अंतर्गत आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों जातिवाचक क्या होता है वो तो जानेंगे ही जानेंगे हम। इसके साथ साथ जातिवाचक के जो भेद हैं 2, उनकी जानकारी भी हमें करनी है। और इसके बाद जातिवाचक, जिस प्रकार जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, यदि वो एक के लिए प्रयुक्त होती है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन यदि वो बहुवचन में आ जाए या बहुत सारों के लिए प्रयुक्त हो जाए तो वो जातिवाचक बन जाती है। जैसे अभी हमने भगत सिंह वाले कई उदाहरण किए, उसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा भी, यदि वो, वैसे तो जातिवाचक संज्ञा बहुत सारों के लिए प्रयोग में आती है, लेकिन यदि वो ऐसा लगे कि तो बहुत सारों के लिए प्रयोग में नहीं लाकर एक के लिए प्रयोग में आ रही है, तो फिर वो जातिवाचक भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। वो आप थोड़ा सा और इसको समझेंगे। यहाँ से ये देखेंगे आप, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से यदि कोई जातिवाचक संज्ञा अनेक का बोध न कराकर, यानी बहुत सारों का बोध नहीं कराकर, किसी व्यक्ति विशेष का या किसी वस्तु विशेष का बोध कराए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है।
एक ही बात इसमें साथियों समझने की है कि कोई होती तो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे हम सीधे से उदाहरण बात करें, जैसे नेता, नेताजी, पंडित जी, ये सब क्या हैं? बहुत सारों के लिए प्रयुक्त शब्द हैं। अब बोलते पंडित जी, तो पंडित जी बोलते हमारे दिमाग में क्या आता है कि हाँ जो पूजा पाठ करवाते हैं, है ना, ऐसे वस्त्र पहनते हैं, तिलक वगैरह लगाते हैं, वो पंडित जी होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे पंडित होते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन हमने जैसे यहाँ पर उदाहरण लिया, पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अब ये पंडित जी वो पंडित जी तो नहीं रहे जिसकी बात हम कर रहे थे। ये वो पंडित जी नहीं हैं जो पूजा पाठ कराने वाले हैं, जो हमारे घरों में पूजा पाठ कराने आते हैं, जिनको हम दक्षिणा देते हैं, वो पंडित जी नहीं है। ये पंडित जी शब्द क्या है? पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। मतलब पंडित जी कौन हैं? ये पंडित जी हैं जवाहरलाल नेहरू। अब ये बताओ, हम ऐसे भी लिख सकते थे जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उसकी जगह हमने पंडित जी, क्योंकि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू लगाते थे, इसलिए पंडित क्या शब्द है? ये जातिवाचक हो गया। जातिवाचक होने के बाद भी यहाँ पर ये पंडित शब्द व्यक्तिवाचक बन जाता है। और ये देखो, नेताजी ने भारत को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अभी नेताजी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो नेताजी शब्द है किसके लिए प्रयुक्त है? ये है सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त शब्द है। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, ठीक है। तो ये सब क्या है? नेताजी शब्द सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त है। तो ये भी क्या हो गया? यहाँ पर जातिवाचक था, लेकिन ये व्यक्तिवाचक बन गया। इस प्रकार से हमें देखते हैं कभी कभी जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि क्या है। इसके बाद देखेंगे आगे भाववाचक संज्ञा क्या होती है, उसको समझेंगे। भाववाचक जो कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक से बिल्कुल अलग होती है। किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध जो कराने वाली संज्ञा है वो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें देखो, सुख, दुख, बचपन, ईमानदारी, भूख, प्यास, भलाई, ऊंचाई, खटास, माधुर्य आदि। सुख है, भाव होता है, दुख, सुख, दुख, बचपन, ईमानदारी, भूख, प्यास, भलाई, ऊंचाई, खटास, माधुर्य, ऐसे गुण हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है। ऐसा गुण, ऐसा दोष, ऐसी अवस्था, ऐसा भाव जो कि हमें दिखाई नहीं देता, और ये क्या होता है? ये भाववाचक होते हैं। भाववाचक संज्ञा जो होती है ना, वो मूर्त रूप में नहीं होती है, यानी वो मूर्त रूप में नहीं होती, मतलब दिखाई नहीं देती है, अमूर्त होती है। देखो उसमें कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल होती हैं और कुछ क्या होती है? बनती हैं। तो मूल कौन कौन सी है? सुख है, दुख है, और कुछ भाववाचक संज्ञाएं प्रत्यय जोड़ने से बनती हैं। जैसे ऊंचा शब्द था, उसमें आई प्रत्यय जोड़ा, ऊंचाई बन गया। काट शब्द था, आई प्रत्यय जोड़ा, कटाई बन गया। अपना शब्द था, पन प्रत्यय जोड़ा और अपनापन बन गया। तो भाववाचक संज्ञाएं जो हैं, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि भाववाचक संज्ञाएं एक तो किस प्रकार की होती हैं? जो मूल होती हैं। जैसे सुख, तो इसमें कोई जुड़ना नहीं है, सीधा सीधा दुख, ये भाव है अपने। सुख, दुख, ईर्ष्या, क्रोध, ग्लानि, ये सब क्या भाव है? ये हैं मूल भाववाचक संज्ञाएं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं हम, जैसे अपना, अपनापन सर्वनाम से बना दिया, ऐसे, ठीक है। ऊंचा, ऊंचाई विशेषण से बना दिया। तो ऐसे कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं और कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल होती हैं। इसको भी हम थोड़ा सा, अब भाववाचक संज्ञाएं जो बनती हैं वो कितने प्रकार से बनती हैं? 5 प्रकार से बनती हैं। उसके बारे में हम आगे जानकारी करेंगे कि भाववाचक संज्ञाएं देखो किस किस प्रकार से बनती है। यहाँ साथियों हम देखेंगे भाववाचक संज्ञाएं जो हैं वो 5 प्रकार से बनती हैं। 5 प्रकार से बनती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वो 5 मतलब 5 ऐसी अन्य व्याकरणिक इकाइयां हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है भाववाचक संज्ञाएं, गुणवाचक विशेषण से बनती है, क्रिया से बनती है, अव्यय से बनती है। तो भाववाचक संज्ञा इन 5 प्रकारों से बनती है। जैसे इंसान जातिवाचक संज्ञा है, इससे बना दिए इंसानियत। इंसानियत क्या है? भाववाचक है। इंसान अभी बात कर रहे थे हम, जातिवाचक था, इंसानियत भाववाचक। बच्चा भी जातिवाचक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन बचपन क्या है? भाववाचक है। बच्चा से ही पन प्रत्यय जोड़ने पर बचपन बनता है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन लड़कपन भाववाचक संज्ञा है। मानव जातिवाचक है, मानवता भाववाचक है। महात्मा जातिवाचक है, व्यक्ति, और महात्म्य, इसमें यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है, वो जातिवाचक से क्या बन गई? भाववाचक बन गया। इस प्रकार भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञाओं से प्रत्यय जोड़कर बनती है।
सर्वनाम से भी बनती है। अपना सर्वनाम है, अपनापन, ये अपनापन क्या है, भाववाचक संज्ञा होगी। निज, निज ने अपना होता है, निजता, ये भी क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा बन गई। मम से ममता, ममत्व भी होता है। अहं, अहम क्या होता है, अहम यानी मैं, यानी सर्वनाम। तो अहम से अहंकार, अहम धन कार, इसमें कार जुड़ जाता है और अहंकार बन जाता है। अहंकार का मतलब घमंड से होता है, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई। कुल मिला के यहाँ भाववाचक संज्ञा किनसे बन रही है, सर्वनाम से बन रही है। गुणवाचक विशेषण से भी कैसे बनती है, मीठा से, जैसे मिठास, मीठा बड़ी मात्रा है, यहाँ छोटी हो जाती है, यानी आस प्रत्यय जुड़ा, मिठास हो गया। अभी मीठा शब्द क्या है, किसी की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है, इसे मिठास बन गया। अच्छा, अच्छाई हो गया। सुंदर, सुंदरता हो गया, सब गुणवाचक विशेषण हैं। लघु यानी छोटा होता है, लाघव हो गया। कमज़ोर से कमजोरी हो गया, दुर्बल से दुर्बलता हो गया। तो इस प्रकार से हम गुणवाचक विशेषण के भी प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। ये जो चीज़ें आपको जा रही है, जैसे सर्वनाम है, ये आगे के बिंदु में पढ़ेंगे, हमारी बात और अच्छे से समझ में आएगी। क्रिया के द्वारा भी भाववाचक संज्ञा बना, से काट से, जैसे कटाई हुआ। अब काट तो क्या है, काटना क्या होता है, भाववाचक, ये जात क्रिया होती है, लेकिन कटाई क्या है, कटाई भाववाचक संज्ञा। लिख से जैसे लिखाई हो गया, चढ़ से चढ़ाई हो गया, ये क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे निकट, निकट अव्यय होता है, निकटता हो गया। दूर से दूरी हो गया, तेज से तेजी हो गया, धिक से धिक्कार हो गया। इस प्रकार से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। अब देखो, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है, यानी हम बार बार चेंज करते आ रहे हैं, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में, जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में। अब यहाँ भाववाचक जातिवाचक में कैसे बदलती है, बहुत सीधा सा तरीका है। भाववाचक संज्ञा यदि बहुवचन में प्रयुक्त होती है, ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, बस खाली ये ध्यान रखना, बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो वह जातिवाचक बन जाती है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। जैसे बुराइयों से बचो, बुराइयाँ क्या है, ये जातिवाचक। बुराई शब्द जो है, बुराइयों, बुराइयाँ, जैसे हम शब्द की बात करें बुराइयाँ, तो ये बुराइयाँ तो क्या है, भाववाचक, ये भाववाचक है। लेकिन बुराई से हमने बना क्या दिया, बुराइयों, तो ये बुराइयों क्या हो गया, ये जातिवाचक बन गया। चोरी से बना दिया, जैसे चोरियों, तो ये भाववाचक किसमें बदल गई, जातिवाचक में बदल गई। दूरी से दूरियाँ, तो ये क्या है, इस तरह से जातिवाचक भी किसमें बदल गई, भाववाचक में बदल गई। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से तो कैसे बनती हैं, और ये भाववाचक संज्ञा जातिवाचक में कैसे बदल जाती है। तो साथियों, आज हमने जो पढ़ा कि एक तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, यानी एक जैसे गुण वाले अनेक व्यक्तियों का, अनेक वस्तुओं का, अनेक स्थानों का बोध करा दे, वो होती है जातिवाचक। हम बोले लड़का, जातिवाचक, हम बोलेंगे राम, व्यक्तिवाचक। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। हमें बोलना है जैसे जयपुर, तो व्यक्तिवाचक, लेकिन हम बोलेंगे शहर, जातिवाचक हो गया। हम बोलेंगे महल, तो क्या हो गया, जातिवाचक। और हम बोलेंगे हवा महल, तो क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक बन गया। ऐसे थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं। फिर जो जातिवाचक संज्ञा कई रूपों में आती है, मनुष्य के लिए भी आती है, कई वस्तुओं के लिए भी आती है, कई शहर, स्थान, कईयों के लिए प्रयुक्त शब्द होता है। इसके अलावा जातिवाचक के 2 भेद भी होते हैं, एक द्रव्यवाचक और एक द्रव्यवाचक के अलावा जो समूहवाचक या समुदायवाचक भी बोलते हैं। तो द्रव्य में जो पदार्थ आते हैं, और समूह में या समुदायवाचक में समूह में कुछ व्यक्तियों का समूह जो होता है वो उसमें आता है, जैसे गुच्छा है, टीम है, दल है, ये सब इसमें आते हैं। इसके बाद में ये हो गई। अब इसके बाद कुछ स्थितियों में जातिवाचक संज्ञा है वो वापस व्यक्तिवाचक बन जाती है, जैसे यदि वो एक के लिए ही प्रयुक्त हो जाए, जैसे पंडित जी, नेताजी, शर्मा जी, ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं जो कि बहुत सारों के लिए प्रयुक्त न होकर एक के लिए प्रयुक्त होते हैं। वो ऐसी स्थिति में जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक बन जाती है। फिर भाववाचक संज्ञा की बात करें, भाववाचक क्या होती है, जो एक तो दिखाई नहीं देती, अमूर्त होती हैं, हमारे मन के भाव होते हैं, दशा, स्थिति, स्वभाव, ये सब उसके अंतर्गत आता है। लेकिन भाववाचक संज्ञा जो होती है वो 2 तरह से होती है, एक मूल होती है और एक प्रत्यय जोड़ने से बनती है। प्रत्यय जोड़ने से जो भाववाचक संज्ञा बनती हैं वो 5 प्रकार की व्याकरणिक इकाइयों में प्रत्यय जोड़ा जाता है। गुणवाचक विशेषण में जोड़ते हैं, और गुणवाचक विशेषण के बाद में सर्वनाम में जोड़ते हैं, विशेषण में ये जातिवाचक संज्ञा में जोड़ते हैं, और क्रिया में जोड़ते हैं, और अव्यय में जोड़ते हैं। तो देखो किस किस में, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण, क्रिया और अव्यय, इन 5 व्याकरणिक इकाइयों में प्रत्यय जोड़ने से वो क्या बना रहे हैं, उसको भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। कभी कभी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में भी प्रयुक्त हो जाती है, यदि वो भाववाचक क्या होती है, बहुवचन में आती है। तो साथियों, आज की जो कक्षा थी हमारी, इसमें हमने जो संज्ञा के जो 2 भेद थे, जातिवाचक और भाववाचक, पढ़े। और इससे पिछली कक्षा में हमने
व्यक्तिवाचक संज्ञा पूरी तरह पढ़ ली थी। आगे की जो हमारी जो कक्षाएं हैं इस संज्ञा से संबंधित टॉपिक की, वो हमारी इसकी प्रश्नोत्तरी रहेगी और उस प्रश्नोत्तरी में हमने 25 प्रश्न उसके अंतर्गत लेंगे और आपको उनका हल करना है। इससे पहले आप अपने इन दोनों वीडियोज़ को अच्छे से देखें, बार बार देखें, जो भी मैटर आपके पास इसमें सामने आ रहा है उसको भी समझने की कोशिश करें, जिससे आप वो 25 प्रश्न जो हैं उनके उत्तर सही ढंग से दे सकें। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।